अब जो वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट इंडिया में है वो ये कहते हैं एम्बेसी वाले कि भाई आप अगर पेड कोर्स कर रहे हो जर्मनी में किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, या कई सारी ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी भी है जो यहाँ पे पेड कोर्स करवा रही होती है, वैसे सिचुएशन में वीज़ा के पर्सपेक्टिव से बेस्ट होता है कि आप मिनिमम 2 सेमेस्टर की फ़ीस एडवांस में पे करो और उसके बाद ही आप वीज़ा अप्लाई करो। अब जो 2 सेमेस्टर की फ़ीस है वो अगेन वेरी करेगा। हाय एवरीवन, अंशुल फ्रॉम RKR ओवरसीज़ एजुकेशन। और इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग का जर्मनी में अगर आप पढ़ाई के लिए प्लान करते हो, चाहे बैचलर्स के लिए चाहे मास्टर्स के लिए, तो आप लोग का टोटल एक्सपेंसेस कितना आता है, और मान लो रूम का रेंट वगैरह हो गया, वो सारे ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस को हम लोग एक एक करके इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंस मान लो आप लेके चलते हैं कि भाई आप चाहे बैचलर्स या मास्टर्स दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करते हो जर्मनी में, एक सबसे पहला एक्सपेंस आपका आता है कि APS सर्टिफिकेट करवाना होता है आपको। अब APS सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपने इंडिया में जितने भी आपके एकेडमिक बैकग्राउंड है, कि आपने ऑलरेडी मान लीजिए स्कूल आपने 12th किया हुआ है यहाँ से, या आपने बैचलर्स भी किया हुआ है, मास्टर्स भी किए हुए हैं कुछ लोग। अब आप उसके बाद में अगर जर्मनी में बैचलर्स या मास्टर्स अगेन परस्यू करना चाहते हो, तो आपको अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपको जर्मनी में ही APS के थ्रू उसको सर्टिफाई कराना पड़ता है। APS का मतलब हो गया कि जर्मन एम्बेसी ने एक नया रूल निकाला हुआ है कि आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट कराने होते हैं उनसे, और वो फिर आपका इवैल्यूएशन करने के बाद सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और एक सर्टिफिकेट हमें देता है जिसको हम लोग APS सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसका जो कॉस्ट है जो आपसे APS वाले चार्ज करेंगे वो 18,000 रुपये लेते हैं, और वो वन टाइम जब आपसे मान लीजिए आपने 12th किया और आप बैचलर्स के लिए यहाँ पे स्टूडेंट कोली के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उन्होंने आपसे उस समय 18,000 रुपये लिए। उसके बाद मान लीजिए कि आपने 12th के बाद इंडिया से 1 साल भी पूरा कर लिया और आप एक अपने APS को अगर अपडेट करवाना चाहते हो, तो ये एक नया इन्होंने एक और सिस्टम बना रखा है कि अगर आप अपडेट करवाते हो, अब जो है पिछले 15-20 दिन से अगर आप अपडेट APS से हम बोलोगे, वो आपको दोबारा से APS वाले 18,000 रुपये की फ़ीस फिर से चार्ज करेंगे। तो एक ये स्टार्टिंग का एक्सपेंस मान लो सबके लिए मैंडेटरी हो जाता है, ये आपको करना ही करना है। अब इसके बाद में मान लो दूसरा एक्सपेंस क्या आएगा, अगर आप जर्मनी में इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम का मतलब हो गया जिसमें पूरी पढ़ाई इंग्लिश में हो रही है। अब उस वैसे में आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी होती है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें मांग सकते हैं, IELTS मांगेगा या TOEFL मांगेगा, जो जनरली यहाँ पे मांगा जाता है। IELTS का आप प्रिपरेशन करोगे, कुछ लोग होते हैं कि आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर लेते हो, अदरवाइज़ आप एक कोचिंग, मान लो आप कोचिंग क्लास लेते हो IELTS के लिए, तो कोचिंग क्लास का एक एक्सपेंस मान के चलो कि भाई वो 10,000 8,000 रुपये के आसपास में उसकी कोचिंग की फ़ीस लग जाती है, 1 महीने की क्लासेस वगैरह होती है। उसी के साथ में जब आप IELTS का या TOEFL का एग्ज़ाम बुक करोगे, IELTS का एग्ज़ाम है अगेन वो 15 से 16,000 रुपीज़ का है, और सेम आपका TOEFL का भी होता है। तो ये भी आप मैंडेटरी ही है कि अगर आप जर्मनी में आना चाह रहे हो इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम के लिए, तो ये आपको करना ही करना है। अब इसके बाद में क्या है तीसरा एक और खर्चा, कि मान लो अगर आप इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पे जर्मनी में प्लान करते हो, वैसे में भी कई सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज़ हैं जिसमें वो आपको बोलेगा कि आप मिनिमम A1 या A2 या B1 तक भी जो है इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम के लिए आपको जर्मन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिखाना होता है। अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। अगर आप इंग्लिश मान लो IELTS का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो वो आप 1-1.5 महीने की तैयारी में भी दे देते हो, बट जर्मन लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको कम से कम A1 लेवल में भी 1.5 महीना लगना ही लगना होता है। तो आप उसकी प्रिपरेशन करते हो, पहले आप उसकी कोचिंग लोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसका एग्ज़ाम बुक करोगे, तो कोचिंग वगैरह भी जो है वो 12 से 15,000 रुपये पर लेवल की एक फ़ीस होती है, और उसके बाद में जब उसका आप एग्ज़ाम बुक करोगे, तो एग्ज़ाम का भी आप 7 to 10,000 रुपीज़ के हिसाब से पर लेवल के एग्ज़ाम उसमें होते हैं। अब ये एक्सपेंसेस हैं जो आप डिपेंड करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो और उसकी एग्जैक्टली जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट कितनी है। बट मान लो उसकी रिक्वायरमेंट ना भी हो, या उसमें मान लीजिए A1 या A2 ही मांग रहा होएगा, वैसे वाले केस में आप क्या करना चाहिए आपको, कि आप A1 A2 भले ही वो मांग रहा है और आपके पास टाइम था और आपने मान लो प्रिपेयर कर भी लिया A1 A2, बट अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप कोशिश करो कि आप उसके हायर लेवल को भी पढ़ते जाओ साथ के साथ में, है ना। आप B1 तक अगर कर सकते हो तो आप B1 का भी प्लान करो कि आपका B1 हो जाए यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि जितना लैंग्वेज सीख के आओगे वो आप ही के लिए बेटर होगा कि आपको यहाँ पे रहने में, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में, एक अपना नेटवर्क बनाने में बहुत आसानी मिल जाती है उस चीज़ से। अब बात आती है कि ये सब तो एक रिक्वायरमेंट जो एडमिशन के लिए था उसके एक्सपेंसेस क्या क्या थे। अब अपने बात करते हैं कि भाई अब एप्लीकेशन हमने शुरू किया, हमने शॉर्ट लिस्टिंग की सबसे पहले कि अब बैचलर्स में जो आपकी यूनिवर्सिटी थी या मास्टर्स की यूनिवर्सिटी आपने निकाली विंटर इनटेक या समर इनटेक के लिए 10-12 यूनिवर्सिटी आपने शॉर्ट लिस्ट करा। अब 10-12 में से एक एवरेज के तौर पे क्या होता है कि आप आधों में, मतलब कि अगर 10 भी है तो 5 या 6 में आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जाती है यूनिवर्सिटी को, जो कि यूनी असिस्ट के थ्रू अगर अप्लाई हो रही होंगी तो वो फिर फिक्स्ड है कि पहली यूनिवर्सिटी उसमें 75 यूरोज़ चार्ज करेगा, बाकी की यूनिवर्सिटी उसमें 30 यूरोज़ चार्ज होते हैं।
तो एक एवरेज 10 से 6 यूनिवर्सिटीज़ का जो आपका एप्लीकेशन का कॉस्ट जाएगा वो 75 प्लस 150 मतलब 225 यूरो के आसपास की एप्लीकेशन की फ़ीस जाती है। और इसमें एक और एक्सपेंस क्या आपका जोड़ता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको बोलती हैं कि भाई आप हमें डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में भेजो। तो अगर आपको हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वैसे सिचुएशन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपने नोटराइज़ कराने हैं। जो भी नोटराइज़ की कॉस्ट आती है, कहीं पे वो 25 रुपये पर पेज होता है इंडिया में, कहीं पे 50 रुपये पर पेज होता है ना। वो एक्सपेंस के अलावा फिर जब आप कुरियर करते हो एक्चुअली में आपने यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी भेजे, तो फिर आपका मान लो फेडेक्स के थ्रू, DHL के थ्रू जो भी कुरियर का एक लॉजिस्टिक्स चार्ज रहेगा वो आपका एक अलग से पे करना होता है। जब आपका यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन वगैरह हो गया है ना, उसके बाद में आपका एडमिशन आया, एडमिशन के बाद अब आपका वीज़ा का प्रोसेस आता है। अब वीज़ा के प्रोसेस में आपके जो कॉस्ट आते हैं वो मेजर कॉस्ट आते हैं। जर्मनी में जो भी पढ़ने आना चाहता है उनके जो मेजर एक्सपेंसेस आते हैं वो वीज़ा के टाइम से अब शुरू होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे रूल है कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे जर्मनी आना चाहते हो है ना, उस वाले केस में आपको जर्मन एम्बेसी को ये शो करना पड़ता है कि आपके पास में यहाँ जर्मनी में आने का मिनिमम 1 साल का एक्सपेंसेस आपके पास ऑलरेडी है, और वो आपको अपने इंडिया के जो फंड्स हैं वो आपको जर्मनी में ब्लॉक करवाने पड़ते हैं, जिसको हम लोग ब्लॉक्ड अकाउंट बोलते हैं। जो ब्लॉक अकाउंट होता है इसको अगेन आप अलग अलग तरीके से ओपन कर सकते हो। सबसे बेस्ट होता है इंडियन बैंक से ब्लॉक अकाउंट। मेजरली सब जगह पे आपको रिजेक्शन मिल जाएगा, कभी मत करवाना आज के बाद। पहले कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक वगैरह ओपन किए थे, बट अब कोई एक्सेप्ट नहीं होता जर्मनी में। आपको मेजरली जो ब्लॉक्ड अकाउंट के जितने भी कंपनीज़ हैं वो एक्सपैक्टियो, कोरैकल, फिनटिपा, यही लोग मेजर हैं। इन्हीं के थ्रू आप इंडिया से जो अपने फंड से 11,904 यूरो, जो कि एग्जैक्टली 1 ईयर का ब्लॉक अकाउंट की फ़ीस होती है या पैसे जो आपको जमा कराने हैं, उन अमाउंट को आपको जर्मनी में इन 3 कंपनीज़ के थ्रू अगर आप जमा करवाते हो, ये आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसको ब्लॉक्ड अकाउंट का सर्टिफिकेट बोलते हैं। और वो आपका 11,904 यूरो जो है 1 ईयर का, वो अप्रॉक्सीमेटली 11.5 लाख रुपए बैठेगा, जो आपको यहाँ पे वीज़ा से पहले आपको जर्मनी में के लिए सबमिट कराना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी वाले कि भाई आप अगर पेड कोर्स कर रहे हो जर्मनी में किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, या कई सारी ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी भी है जो यहाँ पे पेड कोर्स करवा रही होती है। वैसे सिचुएशन में वीज़ा के पर्सपेक्टिव से बेस्ट होता है कि आप मिनिमम 2 सेमेस्टर की फ़ीस एडवांस में पे करो और उसके बाद ही आप वीज़ा अप्लाई करो। अब जो 2 सेमेस्टर की फ़ीस है वो अगेन वेरी करेगा। एक रफली 6 से 7 हज़ार यूरो 2 सेमेस्टर की फ़ीस आपकी लग जाती है। चाहे आप बैचलर्स में जा रहे हो तो आपका 1 साल का फ़ीस हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का, और मास्टर्स का भी है तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का फ़ीस एडवांस में पे करो और उसके बाद ही वीज़ा अप्लाई करो। उसी से ही वीज़ा के सक्सेस रेट भी बढ़ते हैं। तो आपके मेजर एक्सपेंस में ब्लॉक्ड अकाउंट आ गया जो कि लगभग 11.5 लाख रुपए का बैठ जा रहा था, और अगर आप फीस को भी जोड़ोगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो आपका 6-7 लाख रुपए और लग जाता है। वहीं पे अगर हम प्राइवेट में ना जाके अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आ रहे होंगे तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है, क्योंकि वो आप सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस उसमें पे ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का ही एनरोलमेंट वो आपका एक्सेप्ट करेगा। जब आपका यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आप यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर के लिए अपना एनरोलमेंट करा पाओगे। तो ये एक्सपेंसेस हो गए अभी तक के कि भाई आपने एडमिशन आया, हमने वीज़ा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के तैयार करा लिए। अब क्या छोटे मोटे कॉस्ट क्या आएंगे कि आपने वीज़ा में एक स्लॉट बुक करते हो आप अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो जैसे दिल्ली में वीज़ा अपॉइंटमेंट की फ़ीस होती है 1700 रुपये लगते हैं अपॉइंटमेंट का बुक करने का, प्लस जो आपकी वीज़ा की प्रोसेसिंग फ़ीस जो आपसे VFS ग्लोबल या मान लो आप एम्बेसी में भी अगर आपकी कैटेगरी पड़ती है तो जाते हो, वहाँ पे 75 यूरो की फ़ीस वो भी लेते हैं। 6,600 रुपये के आसपास से मान सकते हो उसको, है ना। और अगर आप इंश्योरेंस कराते हो अपना ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप 30 ईयर से प्लस हो तो आपको अलग से पेड इंश्योरेंस कराना पड़ता है, वो आप 4,500 5,000 रुपये के आसपास का उसको भी एक खर्चा ले सकते हो। ठीक है, अब आपका वीज़ा आ गया। वीज़ा आने के बाद अब क्या एक्सपेंस है कि भाई आप फ्लाइट के टिकट हो गया आपका रफली 35-40,000 का 1 वे का फ्लाइट हो गया, प्लस आपको साथ में ये भी देखना है कि भाई आपका एडमिशन आना ही सिर्फ आपकी जर्नी का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो गया। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको यहाँ पे एकोमोडेशन पहले से ही ढूंढना पड़ता है। एकोमोडेशन के लिए आप जब भी यहाँ पे बात करेंगे जर्मनी में कोई भी मेजर सिटीज़ में अगर आप चेक करोगे या कहीं पे भी, तो एक होता है कि यहाँ पे रूल चलता है कि आप रेंट के साथ में यहाँ पे हमेशा कॉशन मनी या डिपॉजिट के तौर पे भी आपसे लिए जाते हैं पैसे। वो अगर आपका रेंट एक एवरेज 400 से 500 यूरो के बीच का अगर रेंट पड़ रहा है आपको जर्मनी में, तो आपसे वो कॉशन मनी कहीं पे वो 1 महीने का रेंट होगा या 2 महीने का रेंट होगा, तो आपको 1000 से 1200 यूरो आपको चाहिए होंगे कहीं पे भी आपको अगर रूम बुक करना है उस सिचुएशन में। तो वो अगर आपको इंडिया से ही बैठ के यहाँ से रूम मिल जा रहा है जर्मनी में, तब तो आप वहीं से ट्रांसफ़र कर दो, अपना एकोमोडेशन को कंफर्म कराओ। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आके उनको आपको ये अमाउंट पे करके फिर ये रूम मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई आप यहाँ आने के बाद में भी आपके पास में कम से कम आप अपने साथ में 2-2,500-3,000 यूरो तक के आसपास लेके आना चाहिए, ताकि आपके इनिशियल एक्सपेंसेस हो जाए।
उसका कारण ये है कि आपका ब्लॉक्ड अकाउंट का जो पैसा है वो आपको तुरंत आके यहाँ से वापस मिलने में टाइम लग जाता है, क्योंकि अनमेल्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। अनमेल्डिंग मतलब री रजिस्ट्रेशन, जो कि तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको कोई यहाँ पे रूम मिलेगा। रूम मिलने के बाद ही जो है वो आप अपना अनमेल्डिंग करवाते हो, और उसके बाद ही जाके आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे जर्मनी में लोकल ओपन करवाओगे, और फिर आपका जिस बैंक में आपने ब्लॉक अकाउंट के पैसे दिए हैं वो आपको इसमें भेजना शुरू करते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस को एक-एक करके जैसे हमने समझाया, यही एक एक्सपेंस चल रहा है अगर आप स्टडी पर्पस के थ्रू आ रहे हो। अगर कोई आप लोग को लगता है कि भाई इसके अलावा मैंने कोई सा मिस कर दिया, कि भाई एक आध एक्सपेंसेस और भी हैं सर जो आप छोड़ दिए हो इसमें, तो आप कमेंट में बताओ हम लोग को, है ना? वो भी हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो होप ये वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हुई हो। कोई भी अगर आप लोग की क्वेरी अगर आ रही है कि भाई जर्मनी कैसे आए, या मतलब क्या खर्चा आ रहा है, बजट आप लोग का है कि नहीं इतना, या लोन असिस्टेंस आप लोग दिलवाते हो क्या, है ना? वो सारी चीज़ों के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। नंबर आपको दिख जाएगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।